ਅੱਜ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ हैं, सिखा चुके हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है ਤੇ हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू मैम। ਨੋਰਮਲ ਟੀਚਿੰਗ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਪੇਸ਼ੈंस टेस्ट ਹੁੰਦੀ है, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ? मैम ये आइडिया सबसे पहले मैं 2010 में जब मैंने अपने जो खोली कैथल गांव से मैंने +2 की थी, तब मैंने देखा था कि एक दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर एक कैंप लगा था। उस कैंप के अंदर जब दिव्यांग व्यक्ति आए थे तो हमारी ड्यूटी लगी थी कि उनको गेट से आगे जहाँ पर हमारे कर्मचारी बैठे हैं, जहाँ पर हमारे उनके कर्मचारी बैठे थे, डॉक्टर थे, पटवारी था, तहसीलदार था, उन तक लेकर जाना और फिर वापस उनको गेट पर छोड़ना। फिर वहाँ पे जब मैंने महसूस किया कि देखो ब्लाइंड है, वो चल नहीं पाता है, उसको चलने के लिए किसका सहारा की ज़रूरत है, इनकी एजुकेशन कैसी है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग फिर अपने बड़े भाई से बात की कि मैंने इनकी सेवा के लिए कुछ ऐसा योगदान देना है कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो मेरे बड़े भाई ने मेरे को बताया, वो आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर में आज पंचकुला में हिंदी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर कार्य करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इनके लिए एक अलग से स्पेशल एजुकेशन होती है, जो ब्लाइंड को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि में इसका स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्ष का कोर्स होता है। तो मैंने ये कोर्स शुरू किया। RCI में सबसे पहले मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा लुधियाना ट्रेनिंग सेंटर फॉर द टीचर विजुअली हैंडीकैप जमालपुर लुधियाना में मेरा सेंटर था। तो मैंने ये 2 साल का कोर्स किया। जब कोर्स करके मैं चंडीगढ़ में आया तो मैंने सबसे पहले मेरी जो अपॉइंटमेंट थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर अर्ली इंटरवेंशन रेमेडियल एंड काउंसलिंग सेंटर के अंदर मैंने ज्वाइन किया। फिर वहाँ पर हमारे 3 से 6 साल तक के बच्चे थे। उन बच्चों को हमें पहले अर्ली इंटरवेंशन देना, उनका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाना, UDID, ये सारी सुविधाओं के बारे में मैंने डिपार्टमेंट से सलाह ली। उन्होंने मेरे को बताया कि आप इस तरीके से यहाँ पे जाके होगा। तो मैं हर सुविधा को बच्चे को दिलाने की पूरी कोशिश की। उसके बाद फिर मेरा 2016 में 23 जून 2016 को एक अजीत बालाजी जोशी डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ ने एक कलाम एक्सप्रेस प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मकसद ये था कि कोई भी दिव्यांग बच्चा घर पे अशिक्षित ना रहे। हर व्यक्ति को अपनी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए होम बेस्ड एजुकेशन की शुरुआत की। हमने उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की टीम थी, अटेंडेंट था, और मैं स्पेशल एजुकेटर संदीप कुमार उसमें भर्ती किए। तो हमारी कंटिन्यू वो 7 साल की सर्विस चलती रही। उसके बाद जैसे कोविड आया, कोविड के टाइम हमने देखा कि हमारा प्रोजेक्ट बंद हो गया था। फिर सन्यालय फॉर बॉयज़ मलोया चंडीगढ़ में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की द चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर एक पोस्ट निकली, मैंने उसमें अप्लाई किया तो मेरा वहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पे दिव्यांग बच्चों को देख रहा हूँ, जो हमारे ऑर्फन भी है और दिव्यांग भी है। इनको एक की नहीं, इनको 2 की ज़रूरत है। ऑर्फन के अकॉर्डिंग हम इनके माता पिता का सहारा इन बच्चों को देते हैं। सारी जैसे PTM होती है बच्चे की, वो अटेंड करना, इनकी सुविधाएं हैं जैसे मेडिकल की है, UDID की है, पेंशन की है, वो सब सुविधा मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा अगर मेरे को बाहर से किसी की, जैसे मेरा होम बेस्ड एजुकेशन था, वहाँ से मेरे पास किसी की कॉल आ जाती है कि हमारा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र नहीं बनता या आधार कार्ड नहीं बनता, तो उनका आधार कार्ड बनाने के लिए मैं सीनियर अथॉरिटी से बोलता हूँ कि आप उनसे गजटेड ऑफिसर से साइन करवा के आप आधार कार्ड बनवाओ। उसके बाद 16 या 32 या फिर ग्रेड सेक्टर 31 से इन बच्चों का IQ सर्टिफिकेट दिव्यांगता का और UDID बन जाता है। फिर मैं उनकी पेंशन अप्लाई कराता हूँ, और फिर कुछ बच्चों के लिए निर्मय योजना है जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है बच्चों का, वो दिलाने का पूरा सहयोग करता हूँ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਉਸਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ?
मैम ऐसा है, जैसे हमने देखा है, सबसे पहले देखो ब्लाइंड को पढ़ाना हमें बड़ा आसान लगता है, क्योंकि हमें ब्रेल लिपि में 2 साल का कोर्स किया था, ब्रेल लिपि सीखी, तभी हमें पहले मुश्किल लगी कि ये क्या हमने शुरू किया है, बड़ी कठिनाई आई, बट हमारे टीचरों ने हमारे को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति पढ़ सकता है तो ब्लाइंड भी पढ़ के आगे जा सकता है। फिर हमने एक स्टोरी देखी कि फरीदाबाद में एक आईएएस ऑफिसर थे जो ब्लाइंड थे, उनकी स्टोरी जब न्यूज़पेपर में आई तो हमारा थोड़ा हौसला हुआ कि हाँ, एक ब्लाइंड भी कुछ न कुछ बड़ा अच्छा कर सकता है, वो नॉर्मल से कम नहीं है। क्योंकि उसी टाइम मैंने एक नीचे लाइन पढ़ी हुई देखी थी, आई एम नॉट डिसेबल, आई एम ए डिफरेंटली एबल्ड। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जैसे ब्रेल लिपि में कोर्स किया तो मुझे ब्लाइंड को पढ़ाने में कोई भी मुश्किल नहीं आई है। जैसे हमारे पास डेफ म्यूट बच्चे आते हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे बहुत दिक्कतें आ रही थी स्टार्टिंग में, परंतु मैंने फिर साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर से साइन लैंग्वेज सीखी, और साइन लैंग्वेज सीखकर मैंने फिर उन पर काम किया। फिर जो दिव्यांग बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, ऑटिज़म है, सेरेब्रल पाल्सी है, इन बच्चों को सबसे पहले तो हमारे पास सीटिंग नहीं होती है। पहले मैं इनके बच्चों के साथ ऐसे घुल मिलता हूँ कि एज ए मैं उसका फ्रेंड हूँ, कि जैसे मैं उनके एक दोस्त के तौर पे काम करता हूँ। जब उनसे मेरी दोस्ती हो जाती है बच्चों से, फिर मैं उनको उनकी सीटिंग प्रॉपर करता हूँ कि बच्चा बैठना सीख गया। जब बच्चा बैठना सीख जाता है, फिर उसकी एडीएल्स होती है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स, उन पे हम काम करते हैं। जब वो बच्चा वो सीख जाता है, फिर उसके बाद कॉपी, पेंसिल, चेयर, टेबल, उसको आइडेंटिफिकेशन करवाना, फिर धीरे धीरे बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੋਸਕੋ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जैसे मैम कई पीछे से मेरे पास एक केस आया था सेक्टर 31 थाना से, उन्होंने मेरे को डीसीपीओ को लेटर लिखा था, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन को, कि हमें एक बच्चा बोल नहीं पाता है, और जब साजू ने ये बोला कि हम इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, वहाँ पे मेरे को इंटरप्रेटर का पद पे वहाँ पे बुलाया गया था, जिसमें 4 हियरिंग हुई है, और जो बच्चा ने मेरे को बताया था वो मैंने सारी बातें समझकर साइन लैंग्वेज में, और मैंने अपने जज साहब को वहाँ पे बता दी थी। उसमें बच्चे को अपनी तरफ से बड़ा अच्छा न्याय मिला, जिसमें कि मुझे भी ये संतुष्टि हुई कि हाँ, एक दिव्यांग के साथ अगर कोई गलत हो रहा है और उसका सहयोग मैंने किया है या मेरे द्वारा किया गया है और उसको न्याय अच्छा मिला है, उससे मेरे को बड़ी खुशी महसूस हुई है, ताकि इनको भी एक समाज में मुख्य धारा में रहकर ये अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सके। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। हाँ, जैसे मैम बच्चा हमारे पास आया था तो मैंने उससे बोला कि पहले हमारा साइन होता है कि आप बोलते हैं, सुनते हैं, तो उससे कम्युनिकेशन से पता लग जाता है कि अगर वो बोलता होगा तो हमारे को बोल के बता देता है, कुछ भी बोले पर वो रिप्लाई देता है। बट अगर वो ये बोलता है कि इसका मतलब ये है कि वो नहीं बोल पाता, फिर हम उससे बोलते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, आपके साथ हमारा काम करने का मौका मिला है। साहब जो जज साहब है उन्होंने हमारे को बोला कि आपने क्या दिक्कत हुई थी, कब हुई थी, कौन उस टाइम प्रेजेंट था, सारी इसको सांकेतिक भाषा में प्रयोग करके बताते हैं। फिर जो वो हमारे को रिप्लाई देता है वो हम जज साहब को बताते हैं, जिससे इनका कम्युनिकेशन प्रॉपर बन जाता है। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਟ ਹੈ, ਡੈਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ जगह नहीं मिलेगी इनिशियली। देखो मैम, मैं सोसाइटी जब मैं इस काम के प्रति शुरू में ढला था, मैंने 2011 में ये कोर्स शुरू किया, फिर उसके बाद 14 से मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम भी कर रहा हूँ। तो मुझे सोसाइटी से इतना मतलब नहीं होता जितना बच्चे से होता है, क्योंकि सोसाइटी में क्या है कि जब मैं होम बेस एजुकेशन 2016 में शुरू की थी, तब हमारे को सोसाइटी के लोग ऐसे बोलते थे, नहीं हमारे कोई डिसेबल नहीं है, आप जाओ। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, कम से कम मैं 15-15 बार एक बच्चे के घर गया, उनके पेरेंट्स को समझाया कि नहीं आपको सरकार ये सुविधा देगी, हम घर आके एजुकेशन देंगे। तो उनमें से फिर हमने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फिजियोथेरेपी कराई, उसके बाद बच्चे को मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट स्कूलों में डाला। फिर हमें NIS से 10वीं करवाई बच्चे की, 10वीं करवाने के बाद बच्चे को फिर आजकल कुछ बच्चों को अलग अलग सेंटरों में, जैसे उम्मीद है NGO, उसके अंदर बूथ हैं, बूथों में बच्चे काम कर रहे हैं, स्वराज कंपनी ग्रिड की तरफ से हायर हो रहा है। तो हमारे बच्चों के लिए भी काफ़ी हद तक, मतलब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं, जो काम करने के लिए हमें ये लगता है कि माइल्ड कैटेगरी का होता है, वो हर कमांड को फॉलो कर लेता है और काम करने में बच्चा संपूर्ण रहता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा,
ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ जैसे मैम ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ? वो उसको मैम हम अपने साथ कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि देखो मैं आपका किसी बच्चे से झगड़ा हुआ है तो हमने झगड़ा नहीं करना, हमने खुद मिल के रहना है। हमने किसी के साथ अगर झगड़ा करेंगे हमारे से कोई बात नहीं करेगा। तो बच्चे को ऐसे उदाहरण दे देकर फिर उनसे हम थोड़ा सा ये जैसे बच्चा हमारे से भी अग्रेसिव हो जाता है, फिर उसको हम देखते हैं कि अग्रेसिव किस कारण हुआ है, कि कोई इसको मार रहा है, छेड़ रहा है, या बच्चा की कोई और प्रॉब्लम है जो उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, खाने की व्यवस्था नहीं है बच्चे की अच्छी, या पहनने की नहीं है। बट हमें ऐसा कोई इशू आज तक नहीं आया है। फिर भी बच्चे के अंदर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा होता है उसका IQ कम होने के कारण बच्चा कभी भी अग्रेसिव हो सकता है। और वो दूसरी बात उसकी ये होती है, जैसे मैं जो बोलूँगा वो मेरे साथ रिपीट करेगा। अगर मैंने बोला कि बेटा मैंने मारा, हाँ मारा। अगर मैं बोलूँगा बेटा मैंने तो नहीं मारा, हाँ आपने नहीं मारा। वो बच्चे मतलब एक खेल के रूप में सीखते हैं। उनको सिखाना बड़ा आसान है, बट टाइम लगता है, पर सिखाना बड़ा आसान है। ਅੱਛਾ, ਟੀਚਰ ਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਟੀਚਰ? देखो मैं समाज को तो यही बोलूँगा कि अगर कहीं पर भी आपको दिव्यांग व्यक्ति दिखता है, कहीं भीख मांग रहा है, या आवारा ऑर्फन है, या लॉस्ट फाउंड कुछ भी है, तो सबसे पहले से मैं ये मानता हूँ कि वो भी एक हमारा समुदाय का हिस्सा है। उसको हमने बढ़ चढ़कर उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करना चाहिए। जैसे उसकी मान लीजिए पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के पास, फैमिली के पास कई बार इनकम कम होती है, उस कारण वो उसका केयर प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आजकल काफ़ी NGO भी काम कर रही हैं, कुछ लोग डोनेशन में भी काम करते हैं उनके एजुकेशन के लिए, उनको व्हील चेयर के लिए। तो उन बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। अगर वो बच्चा अपने पेरेंट्स उसको अच्छी तरह से गाइड करते हैं तो मैं नहीं मानता कि वो बच्चा पीछे रहेगा। वो एक नॉर्मल से भी आगे जाने की पूरी कोशिश करता है और किए भी है। दूसरा मैं समाज को ये बोलूँगा कि इन बच्चों को नॉर्मल से कम ना समझे, इनको और ज़्यादा बढ़ावा दे। और RCI एक्ट के अकॉर्डिंग अगर इन बच्चों को देखा जाए बहुत सारी सुविधाएं हैं जो इनको प्रॉपर मिल भी नहीं पाती हैं। हाँ। ਅੱਛਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? मैम मुझे तो वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे को ये था कि जब मैंने कैंप लगा था, कैंप में ये चीज़ें महसूस की है, मतलब महसूस करके मैं इस फील्ड के अंदर आया हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈਜ਼ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ? ये मेरे को मैम बाद में हुआ था, थोड़ी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण हुआ था, ये पहले नहीं था। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ भेदभाव ਹੋਇਆ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ फ्रेंड्स हैं? हाँ मेरे साथ बहुत हुआ है मैम। मेरे पास पीछे से मेरे एक मौली जागरा थाना के अंदर मेरी पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी, वहाँ पे भी मेरे को SI ने बहुत कुछ बोला था, जिसकी मैंने रिटन कंप्लेंट डाली यहाँ SP SSP DSP DIG, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। फिर मैंने दिल्ली भी डाली, दिल्ली वाले की इंक्वायरी हुई है, पर अभी तक उसका मुझे न्याय नहीं मिल पाया। अभी क्या होगा उसका मुझे नहीं पता। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? उसने कुछ ऐसे अजीब शब्द बोल दिए थे जो दिव्यांगता के प्रति थे। वो देख के मेरे को ऐसा लगा, मेरे को 7-8 चक्कर मैंने पुलिस स्टेशन के लगाए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, हालांकि वो होती घर पे है। बट मैंने उनको बोला कि आप मेरे घर आके करो, तो वो कह रहे कि आप मुझे रूल नहीं सिखाओगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, टाइम नहीं है, कर्मचारी है तो मैं इधर जाके काम करूँ, मेरा काम है मैं करवा लेता हूँ। पर मैं चक्कर काटे तो नहीं हुआ। एक ASI था, उन्होंने मेरे को गलत व्यवहार से किया मेरे साथ। तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसा बोलना ठीक नहीं, आप 2 स्टार कर्मचारी हैं, क्या आपको इतनी भी नॉन सेंस नहीं है कि आप कैसे व्यवहार कर रहे हो? एक सामाजिक तौर पर अगर आपको ये वर्दी मिली है, ये एक सच्चाई और उसकी धार्मिकता के प्रति हम किसी की सहायता के लिए मिलती है, ये नहीं कि आप अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। बट वहाँ के किसी भी कर्मचारी ने आज तक वो चीज़ नहीं सुनी है। अभी तक उसका मेरे पास कोई भी रिटर्न में रिप्लाई नहीं आया है। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਨੌਲੇਜ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ नहीं ले पा रहे ने, कोई ना कोई कारण ज़रूर है। तो सिक्ख्या नूं ज़रूर बढ़ावा सरकार देंदी है, लेकिन इस दे नाल नाल
ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਮੰਨ ਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।